नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। जब कानून अमीरों की रखेल और गरीबों के लिए हथकड़ी बन जाए, तब जनता का न्याय पर से भरोसा उठने लगता है। यदि जनता को न्याय पाने के लिए संघर्ष करना पड़े, तो समझिए कि न्याय व्यवस्था बीमार हो चुकी है। इसीलिए न्यायपालिका का कर्तव्य है जनता पर अपने विश्वास बनाए रखना, अन्यथा अन्याय का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। ये सभी बातें वर्तमान न्याय व्यवस्था और जस्टिस यशवंत वर्मा केस कान में बिल्कुल ही सटीक बैठता है। तो चलिए टॉपिक को शुरू से शुरू करते हैं। अभी तक के जितने भी इस केस में अपडेट्स है उसकी चर्चा करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आने वाले दिनों में मैं सारा का सारा अपडेट्स देते रहूँगा। और एक सबसे बड़ा सवाल है, क्या न्याय से उठ जाएगा जनता का भरोसा? इसका भी पूरा हम लोग विश्लेषण करेंगे। देखा जाए तो भारतीय न्यायपालिका वर्तमान में कई संकटों का सामना कर रही है और जस्टिस यशवंत वर्मा केस ने न्यायपालिका के सामने मौजूदा संकट को पूरी तरीके से नंगा कर दिया है। जिस तरह से जलते हुए नोटों के वीडियो को सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक डोमेन में प्रसारित किया और पूरे देश विदेश में इसको कवर किया गया, गांव-गांव के लोग जान गए। फिर जस्टिस वर्मा से सीजेआई ने पब्लिकली नोटिस देकर जस्टिफिकेशन तक मांगा कि आप इन सारे ही सवालों का हमें जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम के पूरी तरीके से देखेंगे तो कपिल सिब्बल के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया। कपिल सिब्बल के द्वारा कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करना खतरनाक मिसाल है। जस्टिस वर्मा मामले में सिब्बल ने ऐसा क्यों कहा, आप खुद यहाँ पे सोच सकते हैं। आर्गुमेंट यही था कि पूरी की पूरी जांच प्रक्रिया हो जाती तब जाके इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए था। खैर, जस्टिस वर्मा ने इसे अपने खिलाफ साजिश बताया, जबकि कई लोगों ने इसे न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का, करप्शन का सबूत माना। यह मामला देखा जाए तो जवाबदेहिता और पारदर्शिता की कमी को दिखाता है, जिससे जनता का विश्वास न्यायपालिका से डगमगा रहा है। क्योंकि घटना हुई थी 14 मार्च होली की रात को और मामला बाहर आया एक सप्ताह बाद। 14 की घटना हुई, 21 और 22 को ये मामला पूरी तरीके से हाईलाइट हुआ। दरअसल होली का भरपेट खाया पूरी देश की जनता ने उसको डाइजेस्ट कर लिया, लेकिन होली की रात की जो घटना हुई अभी भी अपच का कारण बना हुआ है। खैर, 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो और इमेज जारी करके इस क्यूरियोसिटी को और बढ़ा दिया कि ये आखिर 15 करोड़ जलता हुआ केस किसका है। अब यहाँ पे देखेंगे तो पूरे देश के लोग अपनी प्रतिक्रिया और भड़ास सोशल मीडिया के माध्यम से निकाल रहे हैं। अभी भी एक मामला चल रहा है। भोले भाले लोग और कर भी क्या सकते हैं, सिवाय अपने मोबाइल के कीपैड और ईवीएम बटन दबाने के अलावा। यह मामला देखा जाए तो न केवल न्यायिक अखंडता पर सवाल उठाता है, बल्कि जनता के भरोसे और संस्थागत जवाबदेहिता की कमियों को भी उजागर करता है। क्योंकि आम जनता सोच के डर जा रही है, अगर ऐसी घटना हमारे साथ हुई होती तो न जाने हम कहाँ होते, किस हालत में होते। स्वयं इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार संघ के वकील ने कहा कि सामान्य कर्मचारी के घर 15 लाख कैश मिलता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। जज के घर 15 करोड़ कैश मिला तो उन्हें घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट कचरा बिन है? इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील। इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने आंतरिक जांच शुरू कर दी, लेकिन पुलिस जांच की मांग को खारिज कर दिया, जो सबसे अधिक विवादास्पद का विषय बना रहा काफ़ी दिनों तक। क्योंकि मामला देखा जाए आगजनी से जुड़ा था, जलते हुए कैश से जुड़ा था, 15 करोड़ रुपए से जुड़ा था। माना कि बिना चीफ जस्टिस के परमिशन के बिना जज पर एफआईआर नहीं हो सकता, लेकिन आरंभिक आगजनी की घटना को लेकर दिल्ली पुलिस ने भी भारतीय न्याय संहिता धारा 326 के तहत मामला दर्ज क्यों नहीं किया? ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। जैसे आग लगने या विस्फोट होने पर ये धारा लगाई जाती है, उसमें ये नहीं देखा जाता है कि ये कौन जज है, कौन वकील है, कौन नेता है। वहाँ पे इस धारा को लगाया जाता है। तो क्या जज साहब के घर आग लगे तो उसके लिए कोई दूसरी धारा बनाई जाएगी?
अगर यह धारा लगी होती तो कम से कम अभी तक ये पता जरूर लग गया होता कि आग जानबूझकर लगाई गई थी या किसी शॉर्ट सर्किट जैसी दुर्घटना के चलते लगी थी, क्योंकि उस समय मामला बिल्कुल ताज़ा था, बिल्कुल नया था। क्योंकि घर में आग नहीं लगी थी, लेकिन कैंपस के इस स्टोर में आग लगी थी। यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, आग कैसे लगी? शॉर्ट सर्किट से। अभी भी जजों की जो न्यायिक कमेटी आगजनी को लेकर किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंची है, क्योंकि वहां हेवी लोड वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान ही नहीं मिले हुए हैं। अब तो फाइनली इंटरेस्टिंग देखना होगा कि आखिर ये 3 जजों की जो न्यायिक जो जांच कमेटी बनाई गई है, ये अपनी रिपोर्ट क्या सौंपती है। मामला ने तूल पकड़ा तो जस्टिस वर्मा का तबादला कर दिया गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने उनकी ट्रांसफ़र को लेकर हड़ताल किया। जस्टिस वर्मा के शपथ ग्रहण का विरोध किया, जो जनता के विश्वास को डगमगाने का काम करता है। क्या यह सवाल नहीं बनता कि जब वे दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायिक कार्यों में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, तो इतनी जल्दी इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैसे हिस्सा ले सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए कमेटी बनाई हुई है, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। उससे पहले ही उनका ट्रांसफ़र आनन फानन में क्यों? जब जजों के एफआईआर संबंधित वीरास्वामी मामले को दोबारा सुनवाई के लिए याचिका यहाँ पे डाली गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को ही खारिज कर दिया। क्या हमारी न्याय व्यवस्था ऐसे ही और घटनाओं का इंतजार कर रही है? तब जाके जजों के मामले में भी आम जन का कानून लागू होगा। ऐसे तो न्यायपालिका में लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा और अन्याय का साम्राज्य पूरी तरीके से स्थापित हो जाएगा। आम जनता तो बस यही चाहती है, लोकतंत्र में कानून सबके लिए समान हो, फिर जजों के लिए अलग से कानून क्यों? क्या वे हमारे लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है? क्या अंबेडकर ने संविधान इसीलिए लिखा ताकि जब न्याय की बात आए तो जज कानूनों के साथ, संविधान के साथ अपने विशेष अधिकार के लिए खिलवाड़ करता रहे? जस्टिस वर्मा केसेस में देखा जाए तो कोई अकेला उदाहरण नहीं है। पहले भी जजों से भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, जैसे कि जस्टिस निर्मल यादव केस 2008 का मामला है और ये फाइनलाइज जाके हुआ अभी 1 वीक पहले हुआ है। यह संकट और तब गहरा हो जाता है जब इलाहा हाई कोर्ट के वकील इसे न्यायपालिका की गरिमा पर हमला बताकर हड़ताल करते हैं, जबकि सरकार और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिल्कुल इस मामले में चुप्पी साधे रहते हैं। इसी समय कॉलेजियम को हटाकर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की डिबेट छेड़ दी जाती है, ताकि मुद्दा को भटकाकर जनता का ध्यान दूसरे बिंदुओं पर केंद्रित कर दिया जाए, ताकि आम जनता फैसला करने में लग जाए, न्यायपालिका सही या विधायिका सही। लेकिन इतना तो सबको पता है, यह एक बड़ा नेक्सस है जिसमें कई सारे जज, कई सारे बड़े बड़े नेता यहाँ पे मिले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अभय एस ओका ने कहा है कि भारत में प्रति 10 लाख लोगों पर 50 न्यायाधीशों की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में यह जो आंकड़ा है बिल्कुल ही कम है, 21 के आसपास है, जिससे लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है और देरी शामिल है। यह भी जनता के विश्वास को पूरी तरीके से कमजोर कर रहा है। बहरहाल जस्टिस वर्मा केस कांड ने कई सवालों को एक बार फिर से खड़ा कर दिया है, जैसे नंबर 1, पारदर्शिता की कमी। इसमें आप लोगों ने ये देखा कि आंतरिक जांच को प्राथमिकता देने और पुलिस जांच से बचने की कोशिश ने निसंदेह संदेह को और पूरी तरीके से बढ़ा दिया है। दूसरा है यहाँ पे जवाबदेहिता का अभाव। जजों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया जटिल और बिल्कुल ही अपारदर्शी है, जिसे महाभियोग या कॉलेजियम के फैसले तक सीमित रखा जाता है। ये भी तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। तीसरा है यहाँ पे जनता का घटता भरोसा। जब आम आदमी के लिए सख्त कानून लागू होते हैं, लेकिन जजों के मामले में ढील देखती है, तो यह असमानता लोगों के विश्वास को कमजोर करती है। वैसे ही चौथा है यहाँ पे संस्थागत कमजोरी। कॉलेजियम सिस्टम पर पहले ही सवाल उठते रहे हैं और इस केस ने इसकी प्रभावशीलता पर फिर से एक बार बहस छिड़ दी है। चारों तरफ एनजेएससी की चर्चा हो रही है। पक्ष के नेता विपक्ष के पार्टियों से जाकर मिल रहे हैं। आप लोगों ने उस वीडियो को भी ज़रूर देखा होगा।
अब इसमें आप लोगों को बताना है, क्या सच बाहर आ पाएगा? ये 15 करोड़ किसके हैं? इसे भी दबा दिया जाएगा? कमेंट में अपना ज़रूर बताएँ। भारतीय न्यायपालिका के बारे में क्या सोचते हैं? एनजेएसी के बारे में क्या सोचते हैं? जो भी अपना ओपिनियन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।